वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा पीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए एक और फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए आ गया है। परसों आपका पेपर है, तो एक बार इस फुल लेंथ टेस्ट को देख के जाइएगा, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। एक और मैं आपको दे दूंगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए, सेक्शन वाइज भी पढ़े, एक बार देख लीजिए सारे टेस्ट, रिवीजन आपका हो जाएगा बहुत ही शानदार। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन या अलायंस एक राजनीतिक संगठन था जिसे 1889 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने शुरू किया था। और एस.के. दामले के द्वारा संपादित समाचार पत्र राष्ट्रमत बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले चरमपंथी समूह के साथ अपने जुड़ाव के कारण बहुत लोकप्रिय हो गया था। तो यहाँ पे कौन सा इनमें से सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे कथन दूसरा तो ठीक है, पहला गलत इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी, ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, इसलिए एक गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। कह रहा है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की पब्लिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान 8 अगस्त 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए बॉम्बे सेशन में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अरुणा असफ अली ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये चारों। तो यहाँ 2, 3, 4, 5 सही है, पहला गलत है क्योंकि ये मुंबई में नहीं, वर्धा में शुरू हुआ था, है ना, वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन 3 में भी सही की पहचान करनी है। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। 13 अप्रैल 1918 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच, होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा का उपयोग किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी शुरुआत 1918 में नहीं 1919 में हुई थी। क्वेश्चन 4 में सही की पहचान करनी है। श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। श्वेत विद्रोह का कारण एल्बर्ट विधेयक था। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना 1876 में कलकत्ता में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की थी। और प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेल्जली के द्वारा 1799 में लगाई गई थी और इसने भारत से प्रकाशित समाचार पत्रों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पे सही कौन सा है? फिर तीनों ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 5 में आता है अभिकथन कारण वाला सवाल, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1948 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को ख़त्म कर दिया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों के बीच आंतरिक संघर्ष और असहमति थी। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही है? तो ये दोनों यहाँ पे ठीक हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन 6 में सही की पहचान करनी है आपको। भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी की स्थापना 1941 में कलकत्ता में अजीत राय इंद्रसेन द्वारा की गई थी। सोमेन नाथ टैगोर ने 1934 में रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। मार्च 1948 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मील हड़ताल शुरू की और यह महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी। फिर कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र का प्रारंभ मजहर उल हक ने किया था। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये चारों ही ठीक हो जाएंगे। 7 में आते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सही बताना होगा आपको। एनी बेसेंट ने कह रहा है 1913 में मद्रास में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष सचिव जॉर्ज अरुंदले थे। मैडम एच.पी. ब्लवत्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकोट द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में स्थापित हुई। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर सही कौन सा है? तो आप देखेंगे एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मद्रास में बनाई थी 1916 में, 1916 में, ठीक है। बाकी 2 और 3 ठीक हो जाएंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से
जिम्मेदार जो थे गवर्नर माइकल ओडायर, इनकी लंदन में हत्या 1939 में कर दी थी। श्याम जी कृष्णा वर्मा 1905 में लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। तो तीनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री की दृष्टि से। तो लंदन में माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने 1940 में की है, ये तो गलत है। पहला और तीसरा ठीक है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, यहाँ सही बताना है। उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भावन सिंह, करतार सिंह सारभा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। गदर पार्टी को जर्मनी और जापान में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था और गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। सही कौन सा है? तो 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। गदर पार्टी जो है इसको आप देखेंगे जर्मनी में नहीं था, ये अमेरिका और कनाडा में जो बसे थे भारतीय ना, यूएसए और कनाडा में, वहाँ के भारतीयों ने स्थापित की थी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताना कौन सा सही है। कह रहा है 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ कौन सा सही है दोनों में? तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ भी ठीक हो जाएंगे। 11 में सही बताना है। 1905 में श्यामजी कृष्णा वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में ही विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में की थी। ढोंडो केशव कारवे ने 1896 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। तो यहाँ तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना होगा। इंडियन डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना MC राजा की अध्यक्षता में हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से इस्तीफा दे दिया और अपनी खुद की अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस बनाई। BR अम्बेडकर ने अछूतों के अधिकारों को स्थापित करने के लिए महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। तो बताइए यहाँ कौन सा सही है? तो देखिए, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना हुई 1926 में। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, इसकी स्थापना हुई 1930 में। और महाड़ सत्याग्रह ये शुरू होता है 1927 में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना होगी 1942 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल किया। न्यूयॉर्क में वर्ष इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा हुई। और श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी बनाम लेनिन नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें दोनों नेताओं के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। भीमराव रामजी अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। चलिए आइए इसकी क्रोनोलॉजी लगाते हैं। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। इंडियन होम रूल लीग न्यूयॉर्क में बनी थी 1917 में। और इसकी पुस्तिका का प्रकाशन हुआ था 1921 में। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ये बनी 1945 में, है ना, 1945। तो क्रोनोलॉजी हो गई ABCD। ठीक है, चले अभी ये लेखक हैं और किताबें हैं, इसमें आपको मिलान करना होगा। जैसे लेखक आपके सोडल, धनपाल, दामोदर गुप्त और दांडिन। ठीक है, मिलाइए इसको। जैसे लेखक सोदाला की बात करें, उदय सुंदरी कथा थी इनकी। धनपाल की तिलक मंजरी, दामोदर गुप्त की कुट्टर निमाता, दांडिन की दासकुमार चरितम। ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 में आते हैं, सही की पहचान करनी है यहाँ पे। कुजूला कार्टफिसिस ने यूची जनजाति के 5 कुलों को एकजुट किया था और संयुक्त कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। तोखारी भाषा का उपयोग करने के कारण यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो ने कुषाणों को तोखाराय कहा था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये तीनों ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। बिंबिसार बुद्ध और महावीर का समकालीन था।
समुद्रगुप्त का उल्लेख गया ताम्रपत्र शिलालेख में किया गया है। जौनपुर प्रस्तर शिलालेख ईशान वर्मन से संबंधित है। काकतीय राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे आप चारों ठीक है। 17 में सही की पहचान करनी है। चोल शासक राजेंद्र द्वितीय को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। वेंगी नदी को पांड्या राजवंश की जीवन रेखा कहा जाता है। वरामिहिर पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पर आधारित है। अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो सही हो जाएगा यहाँ कौन सा? 2, 3, 4 है ना, क्योंकि चोल शासक जो है राजेंद्र प्रथम होना चाहिए था यहाँ। 18 में सही बताना है। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग को विजय किया था। अशोक ने अपने 13वां शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का नाम पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में बताया गया है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 19 में सही बताना है कौन सा है। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक एक महाविहार का निर्माण करवाया था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने तीर्थंकर चंद्रप्रभु एवं पुष्पदत्त की मूर्तियां बनवाई थी। दिग् निकाय के अनुसार चंपा महाजनपद के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। तो यहाँ देखेंगे आप पहला तीसरा सही है ना, क्योंकि दूसरा गलत इसलिए गुप्त शासक ये रामगुप्त जो थे उनके शासनकाल में बना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी होगी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1676 में किया था। और शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में ही हुई है। औरंगजेब के समय जाट नेता चूड़ामण ने भरतपुर की स्थापना 1700 में की थी और औरंगजेब का प्रमुख दीवान असद खान था। तो मेडिवल हिस्ट्री का सवाल, गलत की पहचान करनी है। तो ये 1678 हो गए हैं। 21 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? एतमाउद्दौला का मकबरा पूरी तरह से संगमरमर से बनी एक मुगल कालीन इमारत है। हुमायूं के शासनकाल के दौरान मनसबदारों के लिए मासिक वेतन जुत्था प्रणाली शुरू की गई थी। अकबर के पुत्रों में से एक राजकुमार मुराद मिर्जा की अत्यधिक शराब पीने से मृत्यु हो गई थी। जहांगीर की पत्नी मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुमायूं के, क्योंकि शासनकाल के दौरान देखेंगे मनसबदारों के लिए जो है ये मासिक वेतन शुरू हुआ, ये गलत है। यहाँ शाहजहाँ होना चाहिए, है ना। चलो क्वेश्चन 22 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? बाबर, जहांगीर एवं बहादुर शाह जफर, इन बादशाहों का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। मुगल की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा का वर्णन गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में किया है। मुख्य काजी को सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त किए जाते थे जो कानून की व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। और सल्तनत युग में फिरोज तुगलक, मुगल युग में शाहजहां तथा आधुनिक युग में गवर्नर जनरल डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया था। तो कौन सा गलत है भाई यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे एक तो बाबर है, जहांगीर है, बहादुर शाह, इनकी बात मकबरा बाहर है, ठीक है। मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा का वर्णन गुलबदन बेगम ने करा है अपनी पुस्तक किसमें? हुमायूंनामा में। हुमायूंनामा, ठीक है, हुमायूंनामा। 23 में ये आर्टिकल्स हैं, इनमें आपको मिलान करना होगा 14, 17, 18, 21। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता 14, अस्पृश्यता का उन्मूलन 17, उपाधियों का उन्मूलन 18, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लक्ष्य मतलब संरक्षण। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 24 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? विधान परिषद के निर्वाचन पद्धति के संदर्भ में है। इसके 1/3 सदस्य जो हैं स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य 3 वर्षों के लिए राज्य में रहने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य ऐसे लोगों द्वारा चुने जाते हैं जो 3 साल से पढ़ा रहा हो, और लेकिन ये शिक्षक पढ़ा रहा हो मतलब ग्रेजुएटेड हो। शिक्षक माध्यमिक शिक्षकों से कम के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा, और शेष जो है गवर्नर मनोनीत कर देता है, कह रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखेंगे आप, रिवीजन हो गया आपका, सारे स्टेटमेंट यहाँ ठीक है, ठीक है। तो 1/3, 1/12, 1/12, 1/3 याद रखना। यानी 1/3 सदस्य जो हैं वो नगर पालिका, जिला बोर्ड करते हैं। 1/3 विधानसभा के सदस्य यानी MLA चुनते हैं।
1/12 सदस्य 3 साल के जो ग्रेजुएट लोग होते हैं, 1/12 सदस्य जो माध्यमिक शिक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, है ना, वो करते हैं, और बाकी गवर्नर नॉमिनेट कर देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। कह रहे हैं 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कलेजियम प्रणाली को एक निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया है। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पुरानी कलेजियम प्रणाली पुनः अस्तित्व में आई है। कौन सा यहाँ सही है? तो ये दोनों ही यहाँ ठीक है। 26 में गलत बताना है, यहाँ कौन सा गलत है? भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार यानी जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 133 में है केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास। मूल अधिकारों का संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति है। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उसके संरक्षण हेतु उच्च न्यायालय को 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। तो बहुत ही आसान है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसिएबल हैं, इसको कोर्ट द्वारा इशू नहीं किया जा सकता। हाँ, हाई कोर्ट 226 के तहत रिट इशू कर सकता है, पर लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में, है ना, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट में रिट इशू करता है, लीगल राइट में नहीं कर सकता। चलो 27 आते हैं। 27 में क्या कह रहा है? गरीबी की संस्कृति एक अवधारणा है जिसे 1960 के दशक में मानव विज्ञानी ऑस्कर लुइस ने लोकप्रिय बनाया था। रॉबर्ट ई पार्क ने सबसे पहले सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट ई पार्क फर्स्ट प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, दोनों ठीक हो जाएंगे। चलो 28 पे आते हैं, गलत बताना होगा यहाँ। भारत में कृषि उत्पादों का बाजार आवश्यक वस्तु विधि नियम 1955 द्वारा विनियमित होता है। टोबिन टैक्सी विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाता है और ये अल्पकालिक मुद्रा लेन देन पर एक प्रस्तावित कर है। भारत में 5G टेक्नोलॉजी अक्टूबर 2022 में लॉन्च की गई थी। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा। क्वेश्चन 29 में सही की पहचान करनी, कौन सा सही हो जाएगा? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सप्ताह एक थीम अभियान को 24 जून 2024 को शुरू किया था। एक सप्ताह एक थीम अभियान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ दोनों ठीक है। क्वेश्चन 30 में आते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो इन्फ्लीबेंट है, इस केंद्र ने शेरनी पहल को 11 मार्च 2023 को शुरू किया। विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्री रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया पहल लॉन्च किया है। तो यहाँ देखेंगे आप, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत 11 मार्च 2024 को हुई थी। ठीक है। और दोस्तों ये मॉक टेस्ट हमारे, अगर आप लेना चाहते हैं तो टाइम बचा नहीं है आपके पास, 2 दिन का ही समय। अगर आप लगाना चाहते हैं तो नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले लीजिए या ऐप से लगा लीजिए जाके। चलिए गलत बताना है 31 में। गृह मंत्रालय एवं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने मिलकर E0 FIR पहल को 19 मई 2025 को शुरू करा है। E0 FIR पहल को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के अंतर्गत E0 FIR पहल के तहत 20 लाख से अधिक राशि से जुड़े किसी भी साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत स्वतः ही आप FIR में परिवर्तित हो जाएगी, कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? 20 लाख नहीं, 10 लाख तक, है ना, 10 लाख से अधिक है अगर तो हो जाएगी। चले 32 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? शिक्षा मंत्रालय ने PM विद्या लक्ष्मी योजना को 6 नवंबर 2024 को शुरू किया। PM विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान आधारित 860 संस्थानों मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए जमानत मुक्त और गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण दिया जाएगा। PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज जो है देना होगा। PM विद्या लक्ष्मी योजना के लिए 2024-25 से 30-31 तक 36,000 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये चारों ठीक हैं। 33 पे आते हैं, सही बताना है। अब 33 में भी आपको बताना है सही कौन सा है। ठीक है।
कह रहे संचार मंत्रालय ने संचार मित्र योजना 26 मई 2025 को शुरू किया था। संचार मित्र योजना का लक्ष्य युवाओं को डिजिटल जागरूकता का वाहक बनाना और नागरिकों को दूर संचार सेवाओं का सुरक्षित उपयोग सिखाना है। तो यहाँ कौन सा जो है आपका सही होगा? तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है। भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्थान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित किए गए रुस्तम ड्रोन ने 25 फरवरी 2019 को सफल परीक्षण उड़ान भरी थी। रुस्तम ड्रोन को सशस्त्र बलों के लिए 24 घंटे निगरानी और टोही भूमिका निभाने के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ क्यों 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 कारण क्यों? नहीं, पहला तो ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि 2018 में लॉन्च हुआ है, 25 फरवरी 2018 को। चलिए क्वेश्चन 35 में आते हैं, सही बताना है आपको। कह रहा है F-INSAS का अर्थ फ्यूचर इन्फेंट्री सोलर एज अ सिस्टम है। F-INSAS पैदल सेना के आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सैनिक की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। F-INSAS परियोजना के तहत सैनिकों को आधुनिक प्रणालियों से लैस किया जा रहा है जो हल्के हर मौसम में सभी इलाकों में लागत प्रभावी और कम रखरखाव वाली है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 36 में सही बताना है आपको। ऑपरेशन शक्ति को पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। पोखरण स्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। ऑपरेशन शक्ति भारत के द्वारा मई 1998 में किए गए 5 परमाणु परीक्षण की एक श्रृंखला थी। ऑपरेशन शक्ति ने भारत को एक घोषित परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया था। तो बहुत ही गौरव का पल था भारत के लिए। चारों बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन 37 में सही की पहचान करनी है आपको। कह रहे हैं सरल भारत और फ्रांस के बीच एक महत्वपूर्ण संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसे 2013 में विशेष रूप से समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए डिज़ाइन किया गया था। IRNSS-1A भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नेविक का एक पहला उपग्रह है। IRNSS-1A को 1 जुलाई 2013 को PSLV C-22 के जरिए लॉन्च किया गया था। इनसैट 3D भारत का एक विशेष मौसम विज्ञान उपग्रह है जिसे विशेष रूप से वायुमंडल की विस्तृत निगरानी और मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही है। तो ये चारों यहाँ पे भी ठीक हो जाएंगे। 38 में सही की पहचान करनी है। इन स्पेस को जून 2020 में निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के लिए समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगस्त 2016 में इसरो ने स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। स्क्रैमजेट इंजन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ठीक कौन सा है यहाँ? तीनों ठीक हो जाएंगे यहाँ। क्वेश्चन 39 में सही बताना होगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था। भारत चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला देश बन गया है। तो यहाँ पे भी 1 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर उतारा गया है, साउथ पोल पे, साउथ पोल। क्वेश्चन 40 देखते हैं, सही की पहचान करनी होगी यहाँ। आयोडीन थायरॉक्सिन का एक ज़रूरी हिस्सा है जो थायराइड ग्लैंड से बनने वाला एक हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। दिमाग में पीनियल ग्लैंड से बनने वाला मेलाटोनिन शरीर को अंधेरे का सिग्नल देकर इंसान के सोने जागने के साइकिल के मुख्य रेगुलेटर के तौर पर काम करता है। एनोसेमिया सूंघने की शक्ति का थोड़ा या पूरी तरह से खत्म हो जाना जो कुछ समय के लिए हमेशा के लिए हो सकता है। थायराइड ग्लैंड इंसान के शरीर को टेम्परेचर रेगुलेट करती है और माना जाता है कि नर्वस सिस्टम सबसे पहले हाइड्रा में बना था। तो यहाँ देखेंगे आप, ये पांचों ठीक हो जाएंगे। 41 में सही बताना है। निपैथिस खासियाना जिसे भारत के मणिपुर राज्य में पाया जाने वाला एक दुर्लभ स्थानिक और कीटभक्षी पौधा है। हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट हैं। फेनिल केटोनूरिया में मानव मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है और मानसिक जड़ता की स्थिति विकसित होती है। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही है, 2 और 3, क्योंकि मणिपुर में नहीं, मेघालय राज्य में विकसित हुआ है। चलो 42 देखो, सही बताना है यहाँ।
प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। एड्रेनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। माँ के दूध से नवजात को संपूर्ण आहार मिलता है, लेकिन इसमें मैंगनीज की कमी होती है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है क्योंकि आयरन की कमी होती है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 में सही की पहचान करनी है। कह रहा रात में जुगनों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ल्यूसीफेरिन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप होता है भाई। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही के उत्पादन में किया जाता है, यानी सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंक अप्लाइड टू वोटर्स फिंगर। और ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। एथेन गैस एमिटेड फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज फ्यूल गैस। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। क्यों चौथा गलत है? क्योंकि बायोगैस में आप देखेंगे उत्सर्जित मीथेन गैस का उपयोग जो है एथेन गैस का नहीं, मीथेन गैस का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन 44 में सही बताना है आपको। कह रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको सिलेंडर भरते समय एथिल मरकैप्टन या थायो एथेनॉल मिलाया जाता है। यह एक तेज गंध वाला यौगिक है और गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करता है। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32 है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक एवं धूमक के में खाद्यान्न के संग्रहण में किया जाता है। चूहों के मारने के जो विष हैं, इसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो 1 2 3 4 यहाँ ठीक है। 45 में सही बताना है। कह रहा है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य का दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक आर्द्रता एवं तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ 1 3 4 से ये दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक सूर्योदय के कुछ समय पहले सूर्य दिखाई देने का जो कारण है वो प्रकाश का क्या होता है भाई? प्रकाश का अपवर्तन। ये ठीक है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में हम नियॉन गैस यूज करते हैं, नियॉन। 46 में सही बताना है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश से पृथ्वी पर वर्षा होती है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उच्च अपवर्तनांक है। दूध मतने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण अपकेंद्रीय बल होता है। प्रक्षेप गति की सबसे बड़ी सीमा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 90 डिग्री के कोण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होगी। चलिए 47 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को 15 अगस्त 2025 को शुरू किया। 99,446 करोड़ के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों तक 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना है। पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये 2 किस्तों में और नियोक्ताओं को 3,000 प्रतिमाह तक प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। 48 में आते हैं, सही की पहचान करनी होगी। कह रहा है भारत जन पहल 30 सितंबर 2022 को शुरू हुई। जलवाहक योजना 15 दिसंबर 2023। बीमा सखी योजना 9 दिसंबर 2024। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 2 अक्टूबर 2024। तो भारत जन पहल ये पहली चीज़ 2024 में शुरू हुआ है ना, 22 में नहीं। और जलवाहक योजना ये शुरू हुई है 2024 में, है ना, ये दोनों ही। तो इसलिए तीसरा चौथा ठीक है, पहला दूसरा गलत है। 49 में सही की पहचान करनी है। संतुलित बजट यानी बैलेंस बजट वह बजट होता है जिसमें राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियां उसके अनुमानित व्यय के बराबर होती हैं। अधिशेष बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां उसके अनुमानित व्यय से अधिक होती हैं। घाटे वाला बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार का अनुमानित व्यय उसकी अनुमानित प्राप्तियों से अधिक होता है। शून्य आधारित बजटिंग यानी जीरो बेस्ड बजटिंग एक बजटिंग पद्धति है जिसमें प्रत्येक नए बजट अवधि में सभी खर्चों को उचित और अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ठीक है, ये चारों ही ठीक है।
क्वेश्चन 50 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का जो प्रस्ताव है उसको देने के लिए 2009 में रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय का एक संयुक्त सूचकांक। अर्थशास्त्री आरजी हैट्रे ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो यहाँ देखेंगे आप 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। 51 में सही की पहचान करनी है। मॉरिशियस सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 22 जून 1999 को 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा है। विश्व बैंक से संबंध अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ दुनिया के सबसे गरीब देशों को गरीबी उन्मूलन के लिए सहायता प्रदान करता है। तो ठीक है, यहाँ 1 2 3। 52 में आते हैं, सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। फिलिप्स चक्र जो है या फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व, इसके बारे में सवाल है। ये कह रहा है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है, यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। आय की असमानता को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, यानी इनकम इनइक्वलिटी को लॉरेंज कर्व। लॉरेंज वक्र किसी अर्थव्यवस्था में आय के वितरण को दर्शाता है। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 53 में सही की पहचान करनी है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची को 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची के संबंध में 243 ड या आप कह सकते हो 243 ई को जोड़ा गया है। तो यहाँ 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। यहाँ 243 छ होना चाहिए, इंग्लिश में कहें तो जी होना चाहिए, 243 जी। 54 में ये आर्टिकल्स हैं, इसको मिलान करना है। 243 क्यू, आर, यू और जेड ए मिलान करना है इसमें। जैसे नगर पालिकाओं का गठन 243 क्यू के तहत होता है। नगर पालिकाओं की संरचना 243 आर, नगर पालिकाओं की अवधि 243 यू, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन 243 जेड ए। 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 55 में सही बताना है। संसद में किसी साधारण विधेयक के संबंध में सवाल है। कह रहे हैं इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है या किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन की सहमति हो। संविधान किसी विधेयक पर गतिरोध को हल करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो यहाँ देखेंगे आप 2 3 4 5 सही, पहला गलत है, क्योंकि साधारण बिल को लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आप पेश कर सकते हो, है ना। वो तो मनी बिल होता है जो लोकसभा में पेश होता है। चलो 56 पे आते हैं। इसमें आपको सही बताना होगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास निर्धारित करने के लिए लाया जाता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो देखेंगे आप 2 3 4 सही है, पहला गलत है। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होता है यहाँ। चलिए 57 में भी सही की पहचान करनी है। कह रहा है सत्रवसान यानी प्रोरोगेशन न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। सत्रवसान को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्रवसान भी किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। ब्रिटेन में सत्रवसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। तो सही हो जाएगा यहाँ आपका ये चारों। चलो 58 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुडुचेरी केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ 1 और 4 सही है, क्योंकि लक्षद्वीप आप देखेंगे ना जो है वो मद्रास नहीं केरल के में आता है। पुडुचेरी की बात करें अगर, पुडुचेरी ये मद्रास में आ जाता है। 59 पे आ जाइए। सही की पहचान करनी है यहाँ पे, कौन सा सही हो जाएगा आपका।
राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था शक संवत पर। राष्ट्रगान भारतीय संविधान 24 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई लोकसभा सीट आरक्षित नहीं है। कौन सा सही है? तो 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। यहाँ 1950 को अपनाया था हमने राष्ट्रगान को। ठीक है। 60 में सही की पहचान करनी है आपको। 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2021 पे आधारित है। कह रहा है इसे 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। यह 19 अक्टूबर 2021 को लागू हुआ था। यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करता है। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 338B, 342A और 366 में संशोधन किया था। तो 1 3 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ये जो है लागू हुआ है कब? ठीक है, 2021 में। ये सामाजिक नहीं, एक सेकेंड, ये 19 अगस्त है ना, थोड़ी सी गलती है। 19 अगस्त 2021 को लागू हुआ है, बाकी ठीक है ना, अगले दिन लागू हो गया था। सहमति जैसे ही मिली राष्ट्रपति की 19 अगस्त। 1 3 4 सही। भाई दोस्तों, मॉक टेस्ट हमारे लेना चाहते हैं, नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं आप, है ना, या हमारे ऐप से लगा लीजिए, 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। 61 में सही की पहचान करनी है आपको। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे आधारित है। कह रहा है इट हैड गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1992। ठीक है, पहली। दूसरा, इसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पिछड़े वर्गों के संबंध में उनके कार्यों से मुक्त कर दिया था। इसने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया है। तो यहाँ देखेंगे कौन सा सही है, दूसरा तीसरा, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना था 1993 में। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। चलो 62 पे आते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 ने देश में जीएसटी स्थापित करी, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी जो है एक संवैधानिक निकाय है जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें करती है। कौन? वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल। संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार अनुच्छेद 279A के लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा माल और सेवा कर परिषद का गठन किया जाना था। तो यहाँ देखेंगे आप, ये तीनों ठीक है। 63 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते की पुष्टि करता है। इस अधिनियम के तहत भारत ने बांग्लादेश से 51 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। इस अधिनियम के तहत बांग्लादेश ने भारत से 111 एकड़ भूमि अधिग्रहित की और इस अधिनियम के तहत बांग्लादेश से भारत आए लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई और इस अधिनियम के तहत संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन किया गया था। तो ठीक है, यहाँ ये पांचों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे आपके। चलो 64 में सही की पहचान करनी है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933। भारत की टाइमलाइन मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल है भारत का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये देखेंगे आप, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पांचों सही है बिल्कुल। चलो अगला है सही बताना है, इसमें कौन सा सही है। 23 डिग्री और 30 मिनट अक्षांश उत्तर में कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2005 में सुनामी में डूब गया था। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। तो यहाँ 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 2004 की सुनामी में डूबा था। 66 पे आ जाइए, इसको आपको आरोही क्रम में लगाना है उनके बीच की सीमी रेखा की लंबाई पे। आरोही मतलब कह सकते हो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग भी मतलब छोटे से बड़े में। भारत और नेपाल, भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत अफगानिस्तान, है ना, किसका बॉर्डर सबसे बड़ा किसका छोटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जामों में। देखेंगे भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। भूटान के पास कम है, 699 किलोमीटर ही है। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा है, 105 या 106 किलोमीटर। तो बी हो जाएगा।
अब ये मोहन पास, बनिहाल, सेला और चांगला पास, कौन सा पास कहाँ पे पड़ेगा ये आपको बताना होगा। जैसे शिवालिक में मोहन दर्रा पड़ जाएगा आपका शिवालिक में, मध्य हिमालय में पड़ जाएगा बनिहाल पास, सेला पास पूर्वांचल में पड़ जाएगा आपका, और ट्रांस हिमालय चांगला पास हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 सही है। 68 में सही की पहचान करनी है। कह रहा भोर घाट गैप महाराष्ट्र पश्चिम घाट में खोपोली और खांडला के बीच है। बुरहानपुर गैप महाराष्ट्र में सतपुड़ा पर्वतमाला की उत्तरी पश्चिमी ढलानों में है। पाल घाट गैप तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पश्चिमी घाट में है। थाल घाट गैप महाराष्ट्र पश्चिम घाट में कसारा और इगतपुरी के बीच है। तो 1 4 सही है यहाँ। बुरहानपुर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में है, पर सतपुड़ा के उत्तरी पश्चिम जो ढलान में है ना वहाँ पे है, यानी महाराष्ट्र नहीं MP होना चाहिए। और पाल घाट गैप जो है तमिलनाडु हो जाएगा और केरल के बीच है, तमिलनाडु और केरल। अब ये हिल स्टेशन है, कौन सा हिल स्टेशन किस राज्य में बताना है। माउंट आबू, पंचमढ़ी और हर्षिल हिल्स और कुन्नूर आपका आसान है। जैसे माउंट आबू आप सभी को पता होगा अरावली में है ना, राजस्थान में हो जाएगा। पंचमढ़ी की बात करें अगर तो ये सतपुड़ा हिल्स में MP में हो जाएगा, और हर्षिल हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कुन्नूर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन D हो जाएगा। 70 की बात करते हैं, गलत की पहचान करना है। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वह जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। मृत सागर यानी डेड सी एक लवणीय झील है जो जॉर्डन और इजराइल और वेस्ट बैंक से घिरी हुई है। गोलन हाइट को गोलन पठार भी कहा जाता है, यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह पश्चिम में जॉर्डन नदी और गैलीली सागर तथा उत्तर में माउंट हेरमोन से घिरी हुई है। तो यहाँ देखेंगे आप कोई गलत नहीं है। 71 की बात करते हैं। छाबार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर दक्षिण ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में है। कोरल ट्रायंगल एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 4 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते में फैला हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आप पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोरल ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये 6 देशों में आता है। कौन कौन से वो 6 देश हैं, एक तो इंडोनेशिया आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है, तिमोर लेस्ते तो है ही है, और 1 2 और है, एक है पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड है ना, सोलोमन आइलैंड। तो यानी आपका यहाँ पे दोनों जो है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। नहीं एक सेकंड, दोनों क्यों, पहला सही है दूसरा गलत है। 72 में देखते हैं कौन सा गलत है। कह रहा है नक्शिवन स्वायत्त गणराज्य अजरबैजान का एक भूमि से घिरा हुआ स्वायत्त है। तुर्कमेनिस्तान एक भूमि से घिरा मध्य एशियाई देश है और ये मध्य एशिया का एकमात्र लोकतंत्र है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई और यूरोपीय भागों को अलग करने वाला एक अंतर्देशीय जो है सागर है। तो यहाँ गलत, तुर्कमेनिस्तान नहीं, ये किर्गिस्तान है आपका। यहाँ क्या होना चाहिए आपका, किर्गिस्तान है ना। भूमि से घिरा मध्य एशिया देश का ये पहला है जहाँ पे एकमात्र लोकतंत्र है आपके। 73 में गलत बताना है। ग्रेटर काकेशस रेंज यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक अवरोध है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूज 5642 मीटर ऊंचा ग्रेटर काकेशस में है। अल्प सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला प्रणाली है जो पूरी तरह से यूरोप में है। स्कैंडिनेविया को आमतौर पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के देशों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप स्कैंडिनेविया जो है, एक तो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड नहीं है, डेनमार्क होना चाहिए है ना। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के देशों के रूप में परिभाषित करता है। 74 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बताना हरियाणा बजट के संबंध में गलत कौन सा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.89% है, जो 2025 में 24 में कम होकर केवल 1.0% रहने का अनुमान है। आय का सबसे बड़ा स्रोत राज्य का अपना कर राजस्व है। तो यहाँ देखेंगे आप कोई गलत नहीं है। 75 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। हरियाणा बजट पे है। राज्य में कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया जाता है। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए संकल्प का गठन किया जाएगा। महिला दुग्ध पालकों के लिए 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वित्त वर्ष में 40 करोड़ का प्रावधान है। तो यहाँ कौन सा गलत है, तो 40 नहीं 70 करोड़ का प्रावधान है यहाँ पे।
76 देखते हैं। 76 में आपको बताना है कौन सा गलत हो गया। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण पे संबंधित है। कह रहे 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल वर्धन 1,98,762.38 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.1% अधिक है। और कृषि उत्पादन सूचकांक जो है वो बढ़ा है 117.76 से 129.08 कह रहे हैं। 2022-23 के दौरान हरियाणा में प्रचलित भावों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण 1,36,668 करोड़ होने का अनुमान है। 2022-23 में स्थिर भावों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण 62,506 करोड़ का अनुमान है। तो गलत कौन सा है भाई? तो यही गलत है भाई, दूसरा है ना। ये अनुमान जो है 126.08 हो गया है, 126.08। चलो अगला है इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ फिर गलत बताना आपको। किसानों के हितों के लिए मार्च 2024 तक 13,53,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने मार्च 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। किसानों की सभी प्रकार की गैर कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है। ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवंबर 2025 से प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के लिए जमा राशि गारंटी योजना आरंभ की गई है। तो यहाँ होना चाहिए 11,53,000, ये गलत है। 78 में आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार सही बताना है। 0 से 6 आयु वर्ग में राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला महेंद्रगढ़। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मेवात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील कोसली रेवाड़ी। शहरी लिंगानुपात 882 और बाल लिंगानुपात 832। तो यहाँ 1, 2, 3 सही है। शहरी लिंगानुपात जो है वो 873 है और बाल लिंगानुपात जो है ये 882 है। 79 में आते हैं। सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? चंडीगढ़ हरियाणा के पंचकुला जिले से सीमा साझा करता है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा और उत्तराखंड की सीमा प्राकृतिक रूप से यमुना नदी द्वारा लगभग 11 किलोमीटर तक निर्धारित होती है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है, जहाँ शाहपुर गांव राज्य का अंतिम छोर है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला नूह है, जहाँ दोहा गांव स्थित है। तो यहाँ बताइए कौन सा सही है? तो ये पांचों ठीक है। क्वेश्चन 80 देखते हैं। 16 दिसंबर 2025 को हांसी को हिसार जिले से अलग कर हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है। सिरसा जिला पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यमुनानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। जिंद जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है क्योंकि इसकी सीमा हरियाणा के सबसे अधिक जिलों से लगती है। चरखी दादरी और रोहतक हरियाणा के वे 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये पांचों ठीक हो जाएंगे। 81 में आते हैं। सही की पहचान करनी है। सोनीपत ताम्रपत्र अभिलेख में पुष्यभूति वंश की वंशावली का उल्लेख है। 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान हिसार स्तंभ अभिलेख में हिसार को एक प्राचीन तीर्थ स्थल बताया गया है। पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख में मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षा के लिए चाचा विल्हण को हांसी का किला सौंपने की जानकारी दी गई है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक हैं। 82 में सही बताना है। बौद्ध साहित्यों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने स्वयं हरियाणा के जो है कम संदम का भ्रमण किया है। हरियाणा राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है, जिन्होंने थानेसर, हिसार और कुणान में कई स्तूप और विहार बनवाए थे। चीनी यात्री फाहियान, हियानशांग और वान हिन से ने अपने यात्रा वृत्तांतों में हरियाणा में बौद्ध धर्म का जिक्र किया है। तो यहाँ भी देखेंगे आप, ये ठीक है तीनों। 83 पे आते हैं। 83 में आपको बताना है कौन सा सही है, मिलान करना है। मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष, पूर्व हड़प्पा सभ्यता के आभूषण और अवशेष, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, कुषाण काल के सोने और तांबे के सिक्के। तो मौर्य स्तूप और अवशेष हिसार और फतेहाबाद। पूर्व हड़प्पा सभ्यता के आभूषण अवशेष कुणाल फतेहाबाद। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भिवानी। कुषाण काल के सोने और तांबे के सिक्के मिथाथाल। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 में सही बताना है कौन सा सही होगा यहाँ। 1192 ईस्वी की विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने जीते हुए इलाकों का वायसराय नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया था और सल्तनत को मजबूत किया था।
कैथल स्थित रज़िया सुल्तान का मकबरा दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक माना जाता है। और शमसुद्दीन कैयूमर्स गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था। तो यहाँ भी ये चारों ठीक हो जाएंगे। 85 में मिलान करना है। किसान विद्रोह, बनावली विद्रोह, कैथल विद्रोह, लाडवा विद्रोह। मिलाओ भाई। किसान विद्रोह सूरजमल, बनावली विद्रोह हो जाएगा गुलाब सिंह, कैथल विद्रोह हो जाएगा राजा गुलाब सिंह और साहिब कौर, लाडवा विद्रोह राजा अजीत सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 86 में सही बताना है। 1857 के विरोध के संदर्भ में है। अम्बाला से कौन देख रहा है? रेवाड़ी से, झज्जर से और फरुखाबाद, है ना, उसके नेतृत्व करता है। जैसे अम्बाला से हो जाएगा 60 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, ठीक है। रेवाड़ी से राव तुला राम और गोपाल देव हो जाएगा। झज्जर से हो जाएगा नवाब अब्दुल रहमान और फरुखनगर से हो जाएगा नवाब अहमद अली गुलाम खान। यानी हाँ, ऑप्शन को बता दिया अगर तो डी हो जाएगा। 87 में सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? पहाड़ी का नाम और जिला, जैसे मोरनी पहाड़ी, घोसी पहाड़ी, दोषी पहाड़ी, टिपरा पहाड़ियाँ, अरावली श्रृंखला, कौन सी कहाँ पे है? तो मोरानी पहाड़ी ये पंचकुला हो जाएगा। दोषी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और टिपरा पहाड़ी ये हिसार में नहीं है, पंचकुला में है, ये भी पंचकुला में। अरावली नू ठीक हो जाएगा, इधर फैली हुई है यहाँ। यानी 1 2 4 सही है। 88 में हरियाणा राज्य की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाना। यमुना, घग्गर, साहिबी और मारकंडा नदी। चलो तो देखेंगे आप यहाँ पे यमुना नदी की बात करें 320 किलोमीटर है ये। घग्गर नदी 250 किलोमीटर है ये। साहिबी नदी 120 किलोमीटर है और मारकंडा नदी 90 किलोमीटर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 89 को क्रोनोलॉजी में लगाना है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, तीतर प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें अगर तो ये 1982 में बना था, 1982 में। तीतर प्रजनन केंद्र 1992 में। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र 2011। चिंकारा प्रजनन केंद्र खाली 1985। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, और दोस्तों ये मॉक टेस्ट आप लेना चाहते हैं तुरंत ऐप पे जाइए, हमारी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है और सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप वहाँ से। भारत का पहला ग्रेन एटीएम जिसे अन्नपूर्णी कहा जाता है, जुलाई 2023 में हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फरुखनगर में स्थापित किया गया था। हरियाणा के हिसार मेथी के उत्पादन, अनुसंधान और उन्नत किस्में विकसित करने का प्रमुख केंद्र है। हरियाणा राज्य के 4 जिलों कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और करनाल को संयुक्त रूप से राज्य का धान का कटोरा कहा जाता है। सोनीपत जिला हरियाणा में खुम्बी उत्पादन का प्रमुख केंद्र और अग्रणी जिला है। तो 2 3 4 सही है, पहला गलत है। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। चलो अगला देख लेते हैं। 91 में सही बताना है आपको। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के राज्यपाल को पद की शपथ चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। हरियाणा में राज्य सचिवालय राजधानी चंडीगढ़ में है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 1 सितंबर 2021 को आरटीएस के तहत ऑटो अपील सिस्टम शुरू किया था। ठीक है, यहाँ पे ये चारों। 92 में गलत की बात करते हैं। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ईंधन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। कौन सा गलत है? तो फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट या ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये धनबाद में है, झारखंड के, है ना, धनबाद में, रांची में नहीं। जनगणना पे आधारित है, गलत बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 17.5% है। बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। केरल में सबसे अधिक है। लक्षद्वीप में स्त्री साक्षरता उच्चतम है। तो यहाँ देखेंगे आप, यही गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार 16.51 थी। चलो 94 देख लेते हैं। आपकी करंट अफेयर्स पर बेस्ड सवाल है। हाल ही में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता को हरियाणा स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रमेश चंद डिमरी और नीरजा कुलवंत कलसेन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। हरियाणा के पानीपत के हथकरघा के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 81 वर्षीय खेमराज सुंदरियाल को पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी गोलकीपर को
और आयरन वॉल के नाम से मशहूर हरियाणा के सिरसा की सविता पुनिया पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो चारों ठीक है। 95 में सही बताना है। हाल ही में आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय अश्मिता सब जूनियर वुमेन हॉकी लीग 2025 में फाइनल में हरियाणा टीम ने पंजाब को 5-0 से हराया। हरियाणा के हिसार के हाईटेक एल्टीट्यूड क्लाइंबर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारतीय पर्वतारोहियों के एक दल ने दिसंबर 2025 में मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी पीको डी ऑर्जिबा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 16 दिसंबर 2025 को हिसार जिले के हांसी में आयोजित विकास रैली में हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाया। तो यहाँ भी ठीक हो जाएंगे तीनों। 96 में सही बताना है आपको। कह रहा हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11 दिसंबर 2025 को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार केस निपटाने में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट देश में दूसरे नंबर और जिला अदालतें तीसरे नंबर पे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप 2-3 सही है, पहला गलत है क्योंकि ये 305 मिलियन है। 97 में मिलान करना है आपको। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन कब हुआ? उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन, अर्थ समिट 2025। तो अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 12 मार्च 2026। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन की बात करें अगर तो ये 12 से 13 जनवरी 2026। और मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 27-28 दिसंबर 2025। अर्थ समिट 5 दिसंबर 2025। ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 में सही बताना है। कौन सा सही है? करंट अफेयर्स का सवाल है भी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 10 मार्च 2026 को रॉकेट प्रौद्योगिकी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर पर सफल टेस्ट किया है। यह परीक्षण इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें इंजन ने 165 सेकंड तक 22 टन थ्रस्ट के स्तर पर सफलतापूर्वक कार्य किया। इस सफल परीक्षण से भारत के भारी प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की पेलोड क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो यहाँ सही है तीनों। 99 में आते हैं। सही की पहचान यहाँ भी करनी है आपको। हाल ही में रश्मिका मंदाना को तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है भाई। हाल ही में बाफ्ता पुरस्कार में फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी भारतीय मणिपुरी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फीचर फिल्म बूम को बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में लॉस एंजल्स में आयोजित 68वां ग्रैमी अवार्ड में 90 वर्ष की आयु में दलाई लामा ने अपना पहली ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो यहाँ देखेंगे आप तीनों ठीक है। अंतिम प्रश्न में देख लेते हैं कौन सा सही होगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 91 स्थान पे है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता टोक्यो को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। कौन? जकार्ता। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 163 देशों में 116वें स्थान पर है। तो सही कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस, चारों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों शानदार टेस्ट। प्लेलिस्ट बनी है, एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और टेस्ट आप लोग कहेंगे तो मैं एक और अभी आपको दे दूंगा। 5 फुल लेंथ यहाँ पढ़े हुए हैं, सेक्शन वाइज 10 पढ़े हुए हैं, देख लीजिए पूरा एक बार एग्जाम में जाने से